हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब के सब? बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो अपन पढ़ेंगे वो होगा आवोगाद्रो परिकल्पना। कि आवोगाद्रो के द्वारा दिया गया सिद्धांत, उसको अपन बोलेंगे आवोगाद्रो परिकल्पना या आवोगाद्रो हाइपोथेसिस। अब देखो, अपन इसको पढ़ने से पहले इसका कुछ जानकारी लेते हैं, इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। तो देखो, अपन ने पढ़ा है पहले वाली क्लास में क्या, कि जो डाल्टन था वह डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तो डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया, वह गैलुसेक के सिद्धांत को नहीं समझा सका। क्या? गैलुसेक के सिद्धांत को नहीं समझा सका। यानी क्या हुआ इसका मतलब, कि जो डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के द्वारा गैलुसेक के सिद्धांत को नहीं समझा जा सका, मतलब उसके द्वारा नहीं समझाया जा सका उस सिद्धांत को। तब क्या हुआ, एक स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। किसके? स्वीडन के वैज्ञानिक थे। उनका नाम क्या था? बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, इस बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो परमाणु सिद्धांत था और जो गैलुसेक सिद्धांत था, इन दोनों सिद्धांतों के बीच में एक संबंध स्थापित किया। क्या किया कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और गैलुसेक सिद्धांत के बीच में एक संबंध स्थापित किया। और संबंध स्थापित करके क्या बताया इन्होंने ये बताया क्या, कि सुनना ध्यान से पॉइंट, कि समान, ध्यान से सुनना, समान ताप व दाब पर, क्या बोल रहा हूं, समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। क्या बोला था इन्होंने? ध्यान से सुनना, इस बात को समझो। क्या? सबसे पहले देखो, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो गैलुसेक के सिद्धांत को नहीं समझा सका, ये बात थी। फिर क्या हुआ, इन दोनों के बीच में संबंध किसने स्थापित किया? इस बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनके बीच संबंध स्थापित किया और इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसको अपन बर्जीलियस परिकल्पना भी बोलते हैं। और इस परिकल्पना में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के जो आयतन समान है, मतलब जिन गैसों का आयतन समान ले लिया, कोई भी गैस ले लो और उन गैसों को समान ताप तथा दाब पर रख दो। यानी आप बोल सकते हो एसटीपी भी बोल सकते हो यहाँ पे। क्या? एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, समान ताप तथा दाब। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या हुआ कि गैसों का समान आयतन, मतलब आपने दो गैस ली और उनका आयतन समान ले लिया, तो उनमें जो परमाणु होंगे उनकी संख्या क्या होगी? बराबर होगी दोनों में। लेकिन क्या हुआ, इस बर्जीलियस साहब की बात इन आवोगाद्रो साहब को पसंद नहीं आई। क्या नहीं आई? आवोगाद्रो साहब को बात पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई? ये आपको भी पता है। आपको सर हमें क्या पता, हम थोड़ी ना थे वहां पे। अरे आप नहीं थे, लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि भाई परमाणु है ना, परमाणु यह किसी भी तत्व का सबसे छोटे से छोटा कण होता है, मतलब अविभाजित कण होता है। तो आप इसके बारे में कैसे पता लगा दोगे? आप इसके बारे में, इसका आयतन के बारे में, उसके संख्या के बारे में वो कैसे टूटेगा? आप उसको तोड़ कैसे सकते हो? तो लागू ही नहीं हो रहा। आप तो गलत बात बता गए, बर्जीलियस साहब को ये चुनौती दे देते हैं। फिर इन्होंने अपना एक सिद्धांत दे दिया। आवोगाद्रो साहब ने क्या किया? अपना एक सिद्धांत दे दिया। और क्या सिद्धांत दिया? उन्होंने भी ये बात बोली। क्या बोली? कि समान ताप व दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में या समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। क्या बताया इन्होंने?
अणुओं की संख्या समान होती है। देखो यहां पे बस इन्होंने क्या चेंज किया, यहां पे इन्होंने परमाणुओं की जगह क्या लिख दिया, अणुओं लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि परमाणुओं के समूह को ही अपन अणु बोलते हैं। परमाणु मिलकर ही क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो ये क्या थी, एक सिंपल सी थ्योरी दी इन्होंने। आवोगाद्रो साहब ने क्या दिया, एक सिंपल सी थ्योरी दी कि आप कोई भी गैस ले लो, भिन्न भिन्न कोई भी गैस ले लो, और उन भिन्न भिन्न गैसों को आप समान ताप तथा दाब पर रखो। रख दिया सर। अब क्या करो, समान ताप तथा दाब कंडीशन तो लगाई आपने, लेकिन उनका आयतन भी समान रखो। और जब आप आयतन समान रखोगे ना, तो उनके अंदर अणुओं की संख्या भी क्या रहेगी, समान रहेगी। तो ये बात इन्होंने बताई थी। ठीक है, अब देखो ये अगर समझ में आ गया आपको, तीनों पॉइंट ये पता होना चाहिए कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत फिर इसके ऊपर लागू नहीं हुआ। फिर बिर्जिलियस ने अपना सिद्धांत दिया। बिर्जिलियस को, आवोगाद्रो को ये बिर्जिलियस की बात पसंद नहीं आई, क्योंकि परमाणु तो एक अविभाजित कण होता है, मतलब सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। फिर क्या हुआ, इन्होंने अपनी एक परिकल्पना दी। क्या दिया कि समान ताप व दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये देने के बाद इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। कैसे किया वो देखते हैं। देखो अपन, उन्होंने क्या किया, इस चीज को समझाने की कोशिश की। एग्जाम्पल दिया इन्होंने एक, और एक एग्जाम्पल क्या दिया, देखो इन्होंने 3 बॉक्स लिए और उन तीनों का आयतन समान लिया। क्या लिया, आयतन समान। ये 3 बॉक्स बनाए इन्होंने, 3 पात्र लिए इन्होंने। इन तीनों का आयतन क्या है, समान। क्या है, समान। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। आप इनका आयतन क्या मानोगे, समान मानोगे। ठीक है, समझे? ठीक है सर। ठीक है, इन्होंने क्या लिए थे, ये 3 बॉक्स। अब क्या किया इन्होंने, एक बॉक्स में तो रखी N2 गैस या He मान लो, इसमें चलो एक में रखी He, इसमें रखी N2 और इसमें रखी CO2। तीनों में अलग अलग रख दी। अब देखो कंडीशन क्या है, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप व दाब। आप इसको बोल सकते हो समान ताप व दाब बोल सकते हो, STP समान ताप व दाब। और इन्होंने क्या बोला था कि समान ताप तथा दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन पर अणुओं की संख्या समान होती है। तो मतलब इसके अंदर 100 अणु है ना, तो इसमें भी 100 होंगे और इसमें भी 100 होंगे, तीनों के अंदर समान होंगे। ये किसने बताया, ये आवोगाद्रो साहब ने बताया। ये बात आई गई सबको समझ। अब ये बात सबको समझ में आने के बाद क्या हुआ, इन्होंने एक और बात बताई। क्या बताई कि कोई भी गैस है, क्या किसी भी गैस का 1 मोल अणु 22.4 लीटर आयतन घेरता है। इन्होंने ये बात और बताई। क्या बताई, कोई भी गैस का 1 मोल अणु 22.4 लीटर आयतन घेरता है, या 22,400 ml आयतन घेरता है। इसको ml में चेंज कर सकते हो। ये बात आ गई समझ में। अब देखो क्या हुआ, ये तो इन्होंने अपनी एक सिद्धांत दिया था। वापस रिवाइज करवा देता हूं कि बिर्जिलियस के सिद्धांत से ये खुश नहीं हुए, तो इन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया। बस उन्होंने उस परमाणु की जगह अणु ले लिया। फिर उन्होंने ये एक एग्जाम्पल दिया कि ये अगर आयतन समान है ना, तो इनके अंदर अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी, अलग अलग गैस हो चाहे। फिर इन्होंने बताया कि किसी गैस का 1 मोल अणु होता है ना, वो 22.4 लीटर आयतन घेरता है। अब देखो इन्होंने जो मेन मोटिव रखा अपनी सिद्धांत का, वो क्या था वो समझना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने परमाणु व अणु के मध्य अंतर बताया। क्या बताया, परमाणु व अणु के मध्य अंतर बताया।
और परमाणु व अणु के मध्य क्या अंतर बताया वो अपन जानते हैं। देखो परमाणु व अणु के मध्य अंतर क्या बताया, तो देखो ध्यान देना, पहले इन्होंने बताया परमाणु के बारे में, और परमाणु के बारे में क्या बताया, सुनना इस बात को, कि परमाणु होता ना, परमाणु वह किसी तत्व का सबसे छोटे से छोटा कण होता है, मतलब छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण किसी तत्व का। तो परमाणु क्या होता है, किसी तत्व का छोटे से छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रियाशीलता में भाग लेता है। ठीक है, भाग लेता है। बात समझना, क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि परमाणु होता है वो किसी भी तत्व का सबसे छोटे से छोटा कण होता है तथा रासायनिक अभिक्रियाशीलता में भाग लेता है। और इन्होंने क्या बोला कि परमाणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है, स्वतंत्र रह सकता है या नहीं भी रह सकता। तो इन्होंने ये बात बोली किसके बारे में, परमाणु के बारे में। परमाणु के बारे में वापस सुनो, अवगाद्रो साहब ने बोला कि सबसे छोटे से छोटा कण होता है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता में भाग लेता है और ये स्वतंत्र रह भी सकता है और स्वतंत्र नहीं भी रह सकता। अब इन्होंने किसके बारे में बताया, अणु के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, अणु के बारे में। अणु के बारे में क्या बताया, सुनना इस बात को, जो डोल्टन सॉरी अवगाद्रो साहब थे, इन्होंने अणु के बारे में भी बताया और अणु के बारे में इन्होंने बताया कि कोई भी तत्व है ना, कोई भी तत्व है या यौगिक, किसी भी यौगिक ओब्लिक तत्व का वह छोटे से छोटा भाग या छोटा कण जिसमें उस तत्व के सारे गुण निहित होते हैं, उस तत्व के सारे गुण निहित होते हैं, अणु कहलाता है। आई बात समझ में, क्या बोल रहा हूं कि इन्होंने अणु के बारे में क्या बताया, इन्होंने अणु के बारे में बताया कि किसी भी तत्व या यौगिक का वह छोटे से छोटा भाग या छोटे से छोटा कण जिसके अंदर उस तत्व के सारे गुण निहित होते हैं, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। और इन्होंने ये बात और बोली साथ में कि अणु होता है ना, अणु वह हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रहता है। किस में रहता है, स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित रहता है। तो कर दिया ना अंतर स्पष्ट, क्या, परमाणु तथा अणु के बारे में इन्होंने अंतर बताया। और क्या अंतर बताया कि छोटे परमाणु के बारे में बताया कि छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता में भाग लेता है तथा वह स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है या नहीं भी रह सकता, यह बात बताई पहली। फिर इन्होंने क्या बताया, अणु के बारे में क्या बताया कि यौगिक या तत्व का वह छोटे से छोटा भाग या छोटे से छोटा कण जिसमें उस यौगिक के सारे गुण निहित होते हैं तथा यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ये बात आ गई समझ में। ये तो इन्होंने एक पॉइंट बताया। फिर इन्होंने इसकी क्या बताया, इन्हें तात्विक परमाणुकता के बारे में बताया। क्या, परमाणुकता। अब सर यार परमाणुकता क्या होती है, देखो क्या बोल रहा हूं, अवगाद्रो साहब ने परमाणुकता के बारे में बताया। अभी अवसर परमाणुकता क्या होती है, तो परमाणुकता के बारे में जो बात बताई वो सुनना कि जो भी तात्विक गैस है, सर ये तात्विक गैस कौन सी होती हैं, तात्विक गैसें कौन सी होती हैं, तो सुनो बेटा जी, तात्विक गैसें जैसे अपन Cl2, N2, O2, ये अधिकतर गैसें मतलब तात्विक गैसें जैसे HCl2, ये गैसें क्या है, तात्विक गैसें। ठीक है, तो तात्विक गैसों में जितने परमाणु उपस्थित होते हैं ना, जितने परमाणु उपस्थित वही उसकी परमाणुकता कहलाती है। आई बात समझ, क्या बोल रहा हूं कि तात्विक गैसों में जितने परमाणु उपस्थित हैं उतनी ही उसकी परमाणुकता कहलाती है। जैसे आपके पास सामने एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, तो बताओ इनकी परमाणुकता। तो देखो
हीलियम कितना प्रेजेंट, 1, तो इसकी परमाणुकता 1। नाइट्रोजन कितने, 2, तो इसकी परमाणुकता 2। ऑक्सीजन कितने पर उपस्थित, 2, तो इसकी परमाणुकता 2। तो ये बात आई समझ में? अरे आई क्या परमाणुकता, अवोगाद्रो परिकल्पना। तो अगर अवोगाद्रो परिकल्पना समझ में आई तो आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं। अगर इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह आता है अपने पास कि अपने को परमाणु भार कैसे पता लगे। क्या अपन देखो परमाणु भार भी पढ़ेंगे, अणु भार भी पढ़ेंगे, तुल्यांकी भार भी पढ़ेंगे, 3 चीजें पढ़ेंगे। क्या, परमाणु भार, अणु भार, तुल्यांकी भार। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं परमाणु भार। अरे सर क्या बताओगे परमाणु भार के बारे में, कुछ नई बातें बताना सर, है ना। तो कुछ नई बातें जानते हैं अपन इस परमाणु भार के बारे में। तो इस परमाणु भार के बारे में अगर आपको पता चल गया तो अणु भार समझ में आ जाएगा, और अणु भार अगर आपको समझ में आ जाएगा तो तुल्यांकी भार आ जाएगा, और तुल्यांकी भार अगर आपको अणु भार, परमाणु भार और तुल्यांकी भार समझ में आ जाएंगे तो आगे अपन जब क्लास होगी, जब अपन क्लास में जो भी पढ़ेंगे कि मोलरता, मोल निकालना, है ना, तो उसके अंदर अपने बहुत काम आएगा। ये अणु भार, परमाणु भार, और ये तो आपको हमेशा काम आएगा। तो ये निकालना अगर आपको आ गया, ये आपको याद है, तो आपके कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। अगर ये आपको आ गया तो आराम से क्वेश्चन कर दोगे, और इन्हीं में अगर कंफ्यूज हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आगे जो क्वेश्चन आएंगे आपकी कंपटीशन एग्जाम में भी इन चीज़ों से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा, है ना। तो ये आना ज़रूरी है। तो थोड़ा ध्यान दो इधर और थोड़ा समझने की कोशिश करो, मेरे साथ जुड़ते जाओ। सर जो बता रहे हैं वो साथ साथ लिखते जाना और साथ साथ पढ़ते जाना, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों अपन परमाणु भार की। अब ये परमाणु भार क्या है, सुनो परमाणु भार के बारे में। देखो कोई भी तत्व है ना, उसका परमाणु निकालने के लिए सबसे पहले आधार किसको माना था, क्या माना था, आधार किसको माना था। पहले हाइड्रोजन के 1 ग्राम को आधार मानकर, क्या बोल रहा हूं, हाइड्रोजन के 1 ग्राम को आधार मानकर, यानी इसको संदर्भ मानकर अन्य तत्वों का परमाणु भार निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें इनमें सफलता नहीं मिली। क्या, सबसे पहले हाइड्रोजन को 1 ग्राम को संदर्भ मानकर उनको परमाणु भार निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उसको सफलता न मिलने के कारण इन्होंने फिर क्या किया, ऑक्सीजन के 16 ग्राम को संदर्भ मानकर परमाणु भार निकालने की कोशिश की गई, लेकिन इनमें भी इनको सफलता नहीं मिली, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने ये काम तो कर लिया, अब इनके सामने एक बहुत बड़ी बात आई। क्या, 1961 में से, क्या 1961 से लेकर अब तक, अब सुनो ध्यान देना, ये सारे आधार कब माने, 1961 से पहले, लेकिन 1961 में इनको एक ऐसी चीज मिली, ऐसा एटम मिला, ऐसा तत्व मिला जिसके कारण इनको खुशियां ही खुशियां मिली। कैसे सर, सुनना इस बात को ध्यान से। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सबसे पहले इन्होंने हाइड्रोजन का 1 ग्राम मानकर संदर्भ माना, उनका सफलता नहीं मिली। फिर इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन के 16 ग्राम को संदर्भ मानकर निकाला, ये भी नहीं लाभ हुआ इनसे। फिर इन्होंने 1961 से लेकर अब तक किसको मान रहे हैं, कार्बन 12 के 12 ग्राम को संदर्भ मानकर क्या कर रहे हैं, तत्व की खोज कर रहे हैं, यानी उसका परमाणु भार निकाल रहे हैं। क्या बोल रहा हूं, कार्बन 12 के 12 ग्राम को संदर्भ मानकर परमाणु भार निकाला जा रहा है। कब से, 1961 से लेकर अब तक इसी को मानकर, इसी को संदर्भ मानकर किसी भी तत्व का परमाणु भार निकाला जाता है। अब सर इसको कैसे हो गया सर, इसको कैसे मानते हैं, सुनना। इसके लिए इन्होंने क्या करते हैं, ये देखो, इनके लिए ये बताते हैं कि कार्बन 12 के, क्या बोलूं, कार्बन 12 के 12 ग्राम, क्या बोलूं, कार्बन 12 के 12 ग्राम से, ध्यान से सुनना, 1/12वें भाग से, क्या बोलूं, कार्बन 12 के 12 ग्राम को तो इन्होंने क्या माना, संदर्भ माना। तो ये क्या बोलते हैं, कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कोई
या किसी तत्व का, कोई नहीं, किसी तत्व का परमाणु कितने गुना भारी है, वही क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है उस तत्व का। सुनना इस बात को, मेरे को ध्यान से देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन समझनी इंपॉर्टेंट है। क्या, कार्बन 12 है, उसके 12 है ग्राम, मतलब 12 ग्राम को आधार माना, संदर्भ माना। फिर इन्होंने क्या बोला कि कार्बन 12 है के 1/12वें भाग से किसी भी तत्व का, जिसका आपको निकालना है ना, कोई भी तत्व उसका, जिसका भी परमाणु भार निकालना है, उस तत्व के कार्बन 12 के परमाणु भार से कितने गुना भारी है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, कार्बन 12 के 1/12वें भाग से किसी तत्व का परमाणु उससे कितने गुना भारी है, वही क्या कहलाता है, उसका परमाणु भार कहलाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने परमाणु भार की, जो अगर आप इस परमाणु भार को ग्राम में लिख देते हो तो इसको ग्राम परमाणु भार कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम परमाणु भार। वैसे परमाणु भार अगर ग्राम में लिख दोगे, ग्राम परमाणु भार। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इसके जो भार होता है इसकी इकाई को लिखा इन्होंने AMU में। किस में लिखा, AMU में। इनकी इकाई को क्या लिखा इन्होंने, AMU में लिखा। ये बात आई क्या समझ में, परमाणु भार क्या होता है। तो परमाणु भार के लिए एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान देना। हाइड्रोजन को आधार माना, फिर ऑक्सीजन को माना, लेकिन फिर अब क्या हुआ, वो कार्बन को आधार मानकर चल रहे हैं। फिर उन्होंने क्या दी, परमाणु भार की परिभाषा दी। क्या दी कि कार्बन 12 के 1/12वें भाग से किसी तत्व का परमाणु कितने गुना भारी है, वही क्या कहलाता है, उसका तत्व का परमाणु भार कहलाता है। और इसकी इकाई क्या होती है, AMU होती है। अब देखो बच्चों, अब कुछ एग्जाम्पल, कुछ पॉइंट देखेंगे जिनमें अपन देखेंगे कि परमाणु भार क्या है, मतलब किस तत्व का परमाणु भार कितना है। ये आपको पता होना चाहिए, बस किस तत्व का जो परमाणु भार है ना, वो पता होना चाहिए। देखना, आप ध्यान देना, हाइड्रोजन का देखेंगे 1, हीलियम का 4, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14। ठीक है, देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर आता अपना फ्लोरीन 19, फिर आता अपना सोडियम 23 होता है इसका, मैग्नीशियम का होता है, वो होता है 24। ये याद रखने हैं आपको, परमाणु भार है हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24। फिर आता अपना फॉस्फोरस का आता है 31, सल्फर का आता है 32। फिर आता अपना आर्गन, आर्गन का आता है 40, पोटेशियम का आता है 39, कैल्शियम का आता है 40। तो ये याद रखने हैं आपको सब के सब। ठीक है, फिर अपना आ जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन का आता है 35.5। फिर अपना आता है Fe का होता है 56, कितना 56। फिर आता है कॉपर, कॉपर का आता है अपना 63.5। फिर आता है जिंक का होता है 65। और फिर अगर आप याद रखो तो रख सकते हो Ag का होता है, वो होता है 108, और Br का शायद 180 होता है Br का। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो अपने को याद रखने हैं। हाइट देखो, वापस मेरे साथ साथ याद करो, बोलते जाओ बोलते जाओ। एल्यूमिनियम हो गया, देखो हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, आर्गन 18, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, क्लोरीन 35.5, Fe 56, कॉपर 63.5, जिंक 65 और Ag 108। ये होता है परमाणु भार। एक बार वापस मेरे साथ रिवाइज कर लो इनका, और देखो ये थे आपके जो काम आएंगे। अगर अपने को कभी भी एग्जाम्पल आएगा, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो उसका परमाणु भार अपने को लिखा हुआ मिलेगा ज़्यादातर एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी अपने को इतने तो याद होने चाहिए कम से कम। अगर इतने याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये एक बार याद कर लो सारे के सारे। ठीक है,
और अब अगर आज की क्लास में अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है, कोई भी दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा से बताना। तो आप पूछ लेना। और अगर आपको ये मतलब याद हो गए हों, है ना, तो आप इनको एक बार बिना देखे लिखने की कोशिश करो। इन सभी को क्या करो, बिना देखे लिखने की कोशिश करो कि हमें ये इतने याद हो गए सर। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।